नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में धड़ल्ले से जारी अवैध बालू कारोबार, एनजीटी नियमों की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। निशाने पर सटीकता का कमाल, हजारीबाग जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन। दामोदर नदी में अवैध बालू खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 3 मशीनें जब्त। बंगाल के कालना स्टेशन के समीप लॉज में छापा, अनैतिक कारोबार के आरोप में 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। पूर्व वर्धमान में करंट लगने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, परिवार में मातम। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम देवघर की। आपको बता दें कि जिले में अवैध बालू कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े होने लगे। दरअसल चितौर लोरिया से देवशंग कॉलेज होते हुए देवशंग चौक तक प्रतिदिन बड़ी संख्या में बालू लदे ट्रैक्टर और डंपर गुजरते देखे जा रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक निगरानी और पुलिस गश्ती के बावजूद यह परिवहन लगातार जारी है, जिससे अवैध खनन और परिवहन की आशंका गहरी होती जा रही है। बता दें कि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इन वाहनों के पास वैध ई चालान और आवश्यक दस्तावेज है तो इसकी सार्वजनिक जानकारी दी जानी चाहिए। वहीं यदि बिना अनुमति के बालू का परिवहन हो रहा है तो यह एनजीटी के निर्देशों और खनन नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। साफ तौर पर स्थानीय नागरिकों के अनुसार बालू लदे भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। देवशंग कॉलेज मार्ग पर सुबह टहलने वाले लोगों और विद्यार्थियों को भी सुरक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों का यह भी मानना है कि अनियंत्रित बालू उठाव से पर्यावरणीय संतुलन और भू जल स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साफ तौर पर पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार और उसके संभावित संरक्षण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अवैध बालू का खेल जारी है तो एनजीटी के नियमों की उल्लंघन होते हुए भी दिखाई दे रही है। अधिक जानकारी के साथ देवघर से सीधे हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, ये जो वीडियो आ रही है, तस्वीरें आ रही है, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ पूरा मामला है? धनंजय बताए, क्या कुछ मामला है पूरा? ये जो बालू है 10 तारीख से एनजीटी लगा हुआ है और धड़ल्ले से यहाँ बालू की उगाई हो रही है। चेन बहुत लंबे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिख रही है धनंजय। अगर हम इस तस्वीरों की बात करें, ये कहाँ की है तस्वीरें? ये है आपका कुशमिल घाट से बालू उठती है, चितौलोरिया आपका देवसंग मोड़, बाजला चौक मार्केट होते हुए आगे जाती है बालू। अगर हम बात करें धनंजय, तो एनजीटी के नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर तक राज्य में तमाम जो बालू उठाव है उस पर ब्रेक लग चुका है। ऐसे में ये जो बालू है ये कहां से आ रहे हैं, कौन इसका संचालन कर रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, मगर ये इसमें बहुत बड़े माफिया के ये इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें प्रशासन की बात करें तो क्या प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई देखने को मिल रहा है? क्योंकि धड़ल्ले से सड़क पर हम देख सक रहे हैं कि कैसे ट्रैक्टर के जरिए बालू का जो कारोबार है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे से बालू उगाई हो रही है सर, प्रशासन मौन है। जी, ऐसे में सवाल क्या कहिएगा धनंजय, क्योंकि लगातार राज्य में एनजीटी का नियम लागू है और ऐसे में बालू उठाव भी जारी है, तो इसके पीछे जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम बड़े लोग हो सकते हैं और लोग अब प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल धनंजय, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी धनंजय को सुन पा रहे थे
और हम आपको स्थिति को दिखा रहे थे। ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसमें देखा जा रहा है कि एक ट्रैक्टर किस कदर धड़ल्ले से सड़क पर बालू ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य भर में एनजीटी के नियम लागू हैं तो ऐसे में ये जो बालू है ये कहां से आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो इसके पीछे क्या कुछ कार्य चल रहा है, क्या कुछ खेल चल रहा है। लोग प्रशासन से इस मामले की लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे अवैध करार देते हुए लोगों की जो आशंका है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का इस मामले में क्या कुछ जांच करता है और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। अब ये तो बात रही देवघर की, लेकिन जो अगली खबर है ये हजारीबाग से आई है। आपको बता दें कि हजारीबाग स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय सुनील सिंह जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। दरअसल प्रतियोगिता में जिले के युवा निशानेबाजों ने अपने कौशल, धैर्य और एकाग्रता के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दर्शकों और अतिथियों का दिल जीत लिया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि निशानेबाजी केवल एक खेल नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास का प्रभावी माध्यम है। यह खेल युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, मानसिक संतुलन और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है। साफ तौर पर बात करें तो 20 जून से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उनको और अधिक बेहतर तरीके से बढ़ाएं, उसमें आप लोगों की जो रोल है, आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बेहतरीन, वो उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि ये जो आयोजन है इसमें अंदर कितनी सीमित संसाधन है उसको आगे तक जो है पूरी जनता तक, पूरे नागरिकों तक पहुंचाएं, समाज में उसको आगे पहुंचाएं, ताकि सब लोगों को जानकारी हो और वो लोग इसमें जुड़े, ताकि अगर जब ज़्यादा इसका जुड़ाव होगा तो वैसे फिर साधन संसाधन भी नेचुरली बढ़ेंगे। हजारीबाग में हाँ बहुत ही है, मतलब हजारीबाग में है तो इसका मतलब है कि न सिर्फ हजारीबाग बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र हैं जो इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका इंटरेस्ट है, तो उसको नेचुरली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरे क्षेत्र के लोग भी जुड़ेंगे। देखिए हर खेल जरूरी होता है, लेकिन शूटिंग एक अलग चीज है जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में भी लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे रेंज से अब बच्चे अब नेशनल के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि वो ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रहा उनमें। मैं 50 मीटर .22 ओपन साइड में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट। ये गेम बहुत ही महंगा गेम माना जाता है, लेकिन हमारे एसोसिएशन के द्वारा काफी हेल्प मिलता है। बच्चों को जो सक्षम नहीं है उनको भी काफी मदद किया जाता है, जिसके कारण वो मेडल लाने में सक्षम होते हैं। मेरा नाम देव प्रताप सिंह है। शूटिंग प्रतियोगिता थी पिछले बार, हम लोग धीरे धीरे जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेंट है वो लगातार शूटरों का बढ़ रहा, तो इस बार हम लोग 4 दिन का शूटिंग प्रतियोगिता कर दिए और 4 दिन के शूटिंग प्रतियोगिता में 300 से अधिक शूटरों ने भाग लिया। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान से अगली खबर आई है। दरअसल दामोदर नदी में अवैध बालू खनन और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने रैना प्रखंड के नदी तटीय क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही 3 मशीनों को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार बेचार हाट मौजा के एक पट्टाधारी को निर्धारित क्षेत्र से बालू खनन की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन आरोप है कि वह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर दूसरे मौजे में भी अवैध रूप से बालू निकाल रहा था। सेरमपुर और बामुनिया मौजा सहित कई क्षेत्रों में लंबे समय से बालू चोरी और तस्करी की गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद जिला भूमि एवं भू राजस्व विभाग, ब्लॉक प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व रैना 1 प्रखंड, 12 सोल तथा बर्धमान के BLRO और DLRO कार्यालयों के अधिकारियों ने किया। वहीं रैना, बर्धमान और शक्तिगढ़ थाना की पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। आप भी सुने अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। এডিএম অ্যান্ড ডিএলআর অফিস থেকে ডিস্ট্রিক্ট রেড টিম আমরা এসেছিলাম এবং এখানে বেচারহাট মৌজাতে একটা আনঅথরাইজড ঘাটে কিছু এক্সকাভেটার ছিল, যেটাকে আমরা সিজ করলাম এবং বর্ধমান পিএসের
পুলিশ পার্সোনেলও আছে সাথে। আমরা শেষ করে যা প্রসিডিওর আছে সেটা করে ওনাদের সেফ কাস্টডি দিচ্ছি। তিনটে আর এমনি ডিটেলস আপনাদের এডিএম ডিএলএলআরও যিনি আছেন তিনি আপনাদেরকে ব্রিফ করবেন। না আমরা কাউকে পাইনি, আমরা শুধু জেসিপি পেয়েছি। আপনার নাম? আমি হচ্ছি। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कालना स्टेशन के नजदीक स्थित एक निजी लॉज में कथित रूप से लंबे समय से चल रहे अनैतिक गतिविधियों के कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया। दरअसल छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हट कालना ग्राम पंचायत के रामेश्वरपुर स्थित बंधु लॉज में पिछले कई वर्षों से संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस को कई बार शिकायतें दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण मामला दब रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लॉज में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि लॉज संचालक विश्वजीत दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वजीत दास रामेश्वरपुर का निवासी बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। অনেকদিন ধরে, আজকে নয়, আজকে দীর্ঘ 15 বছর ধরে এই কারবার চলে। এর জন্মদাতা হচ্ছে প্রাক্তন সরকারের যারা কর্মকর্তা ছিল তাদের দ্বারা পরিচালিত ওই লজ। এইটা নয়, এছাড়াও এখানে আরেকটা আছে ওইদিকে, ওটা হচ্ছে পানশালায় চলে দেদারভাবে। রাত 10টা করে বাড়ির কি বলবো, আমাদের এখানে যাওয়া আসা করতে অসুবিধায় মদ্যপ অবস্থায় ছেলেপিলে যুবকরা এমনভাবে এই রাস্তায় চলাফেরা করে, বাইরের সব ছেলেপিলে এসে যেতে রামেশ্বরপুরে গ্রামের মানুষের প্রচণ্ড সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য। আর আমাদের রামেশ্বরপুরে যে সামাজিক সংস্কৃতি, আমরা বউ বাচ্চা নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে চলাফেরা করি, আমাদের মান সম্মানের ব্যাপার যে আমাদের রামেশ্বরপুরে বসবাস করি, আমরা রামেশ্বরপুরের নামটা উচ্চারণ করছি। হ্যাঁ, এই লজের নাম কি? লজের নাম বন্ধু লজ। তো আজকে আপনারা কি দেখলেন? আজকে দেখলাম এই তো একই, যে মধুচক্র চলে, যেভাবে অবৈধভাবে ব্যবসা চলে। ভেতরে কাউকে পাওয়া গেছিল? হ্যাঁ, 2 জনকে পাওয়া গেছে। কেমন বয়স তাদের? সেটা তো আমি দেখতে পাইনি, আমি তো দোকানের ভেতরে ছিলাম। এখন কি চাইছে? रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले का करेंगे। आपको बता दें कि खंडेश घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत बरिशाली गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक की पहचान 49 वर्षीय मतियार रहमान मुल्ला के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मतियार अपने घर में बिजली से संबंधित कुछ काम मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बिजली का तार उनके संपर्क में आया, जिससे उन्हें जोरदार करंट लग गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजन और आसपास के लोगों ने उन्हें बचाकर खंडघोष ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोगों ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ঘটনা ঘটেছে আজকে এই খণ্ডঘোষ থানার রোদনা পঞ্চায়েতে বারিশালী গ্রামে। জনৈক ব্যক্তি মতিয়ার রহমান মোল্লা, উনি ওনার নতুন বাড়িতে কাজকর্ম করছিলেন, তার সাথে ইলেকট্রিকও কাজকর্ম করছিলেন। তো ইলেকট্রিকের তার পড়েছিল আর বাড়িতে জলটা বেশি ছিল, সেক্ষেত্রে ওইটা শর্ট সার্কিট হয়ে ওনাকে ওরকমভাবেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মোটামুটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করে খণ্ডঘোষ বিপিএইচসিতে নিয়ে এসেছে। ওইখানে ডাক্তারবাবুরা ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। তো ওনার আনুমানিক বয়স? ওনার আনুমানিক বয়স 48-49 বছর। আর কোথাকার বাসিন্দা উনি? উনি ওই খণ্ডঘোষ থানার রোদনা পঞ্চায়েতে বারিশালী গ্রামের বাসিন্দা। আপনার নাম? আমার নাম মফিজুল আহমেদ। ঠিকানা? रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि झारखंड T20 प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले के दौरान राजधानी रांची के धुरवा स्थित JSCA स्टेडियम में अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। घटना में कई दर्शकों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में भेजा गया। जानकारी के अनुसार
फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा था। आयोजकों की ओर से दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण स्टेडियम के बाहर और प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ पहुंचने के बावजूद भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिससे स्थिति धीरे धीरे अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रवेश को लेकर अफरा तफरी के बीच अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान कई लोग गिर पड़े, जिससे उन्हें चोटें आई। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। घटना के बाद आयोजक व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने लगे। दर्शकों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की गई। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। पूरा मैच हुआ, पूरा मैच देखे आप? पूरा मैच हुआ। हाँ, मजा आया। मजा आया। हाँ, बारिश आ गया, उसी के चलते थोड़ा गड़बड़ा गया। लेकिन क्या भीड़ तो काफी था, उम्मीद से ज्यादा भीड़ था। भीड़ तो बहुत था, बहुत भीड़ था। थोड़ा बहुत कभी बारिश हुआ तो थोड़ा माहौल खराब हो गया। उसी के चलते सब कोई बाहर निकल गया बारिश के चलते। बारिश के चलते या फिर भीड़ के चलते माहौल खराब हो गया? भीड़ के चलते तो माहौल बन गया। हाँ, बारिश के चलते थोड़ा माहौल खराब हो गया। भगदड़ भी हुआ कुछ लोगों? हाँ, भगदड़ हुआ है। जाने नहीं मिला कुछ लोगों को? हाँ, हम लोग खुद भगदड़ में घुसे हैं। हाँ। क्या हुआ था उस समय? उस समय टेला टेली मतलब कोई आदमी मतलब 2 आदमी तो गिर गया था। उस समय भगदड़ हुआ, फिर आधा गेट पार के हो रहा था। गेट पर भी लोग काफी? हाँ, गेट फांग के भी जा रहा था। लेकिन जो है व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी। हाँ, क्या लग रहा था? कुछ व्यवस्था नहीं था, तो फिर भी सब आधा दरवाजा टूटा हुआ है, देख लीजिए उधर। किधर टूटा? झारखंड की राजनीति के प्रमुख स्तंभ और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति ने यह सम्मान उनकी पत्नी रूपी सोरेन को प्रदान किया। बता दें कि शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा देने और आदिवासियों, वंचितों तथा ग्रामीण समुदायों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की थी। सम्मान ग्रहण करने के दौरान सोरेन परिवार के सदस्यों की मौजूदगी ने इस पल को भावुक बना दिया। झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। नेताओं और समर्थकों ने कहा कि शिबू सोरेन का संघर्ष, नेतृत्व और जन सेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस सम्मान को झारखंड आंदोलन और राज्य के निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी पहचान के रूप में देखा जा रहा है। बात करेंगे रामगढ़ की। आपको बता दें कि जिले के तलाटाण पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों की चयन सूची को लेकर बड़े अनियमितता के आरोप लगे। दरअसल उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचे पंचायत के ग्रामीणों ने आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा पात्र परिवारों का पुनः सर्वेक्षण यानी रीसर्वे कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 जून 2026 को पंचायत भवन में आयोजित ग्राम सभा के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए पीएम आवास योजना की लाभुक सूची जारी की गई थी। उनका आरोप है कि सूची में कई अपात्र लोगों को शामिल किया गया है, जबकि वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया। आवेदन में यह भी कहा गया कि पंचायत में ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अब तक मुख्यमंत्री आवास, अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसके बावजूद उनका नाम नई चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोगों के नाम सूची में दर्ज है जिन्हें पहले ही किसी आवास योजना का लाभ मिल चुका है। डीसी महोदय को हमने आवेदन दिया कि जो तलाटाण पंचायत है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की एक ग्राम सभा हुई थी, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ी ऐसी हुई है कि जो पात्र लोग हैं उनको उस योजना से वंचित किया जा रहा है, और जो अपात्र लोग हैं वैसे लोग जिनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मिल चुका है आवास योजना का लाभ, वैसे लोगों को पुनः ग्राम सभा में पास किया जा रहा है। उसी के हम लोग जो अपात्र लोग हैं उनके विरोध में आए थे, और जो पात्र लोग हैं उनको नाम जुड़वाने के लिए डीसी महोदय को हमने आवेदन दिया है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।